अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन मुनक्कद कराने और बैरून मुमालिक रहायश पजीर पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कवानीन तो मंजूर हो गए हैं, लेकिन क्या इन कवानीन की मंजूरी के बाद आइंदा इंतखाबात में बैलेट पेपर्स की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही इस्तेमाल होगी? और क्या 1 करोड़ के लगभग बैरून मुल्क रिहायश पजीर पाकिस्तानी आइंदा इलेक्शन में अपना वोट बाहर बैठे कास्ट कर सकेंगे? इन सवालात पर अब भी अभाम बरकरार है, क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हामिद खान ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आइंदा इलेक्शन में इस्तेमाल के फैसले को कबल वक्त करार दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को पूरे इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए कमीशन को 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट्स करना होंगे। अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए इलेक्शन कमीशन के इत्मीनान और तैयारी को अहम करार दिया है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात लॉजिस्टिक नौयत के हैं, जिनको दूर करना जरूरी है। जो इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशन है वो है लॉजिस्टिकल, लीगल है। इसमें अगर लीगल कोई खामी है तो हर एक को हक है इसको कोर्ट में चैलेंज कर दे, हम वहाँ डिफेंड करेंगे। जहाँ तक लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं, ये ज़ाहिर है कि एक नया तजर्बा है पाकिस्तान के लिए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन की कंसर्न्स को भी एड्रेस करना होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे आइन के तहत ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि फेयर, ट्रांसपेरेंट, फ्री इलेक्शंस होल्ड करें। अब जब तक इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और वो EVMs जो हैं इस तरह की प्रोक्योर नहीं होंगी जिस पे वो खुद सेटिस्फाई हैं कि अब हम जनरल इलेक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कानून ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आप कल से जो भी इलेक्शन होगा उसमें वही यूज़ करें। ये इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फैक्शन है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि इस कानून ने कोई ऐसी पाबंदी आयद नहीं की है कि कल होने वाले तमाम इलेक्शंस EVM के जरिए ही हों। इस इलेक्शन तरमीमी बिल 2021 में दूसरा अहम नुक्ता जिस पर हुकूमत बहुत जोर देती रही है वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक, जिस पर हुकूमत और ऑपोजिशन में असूली इत्तफाक रहा है, लेकिन इसके तरीक़ेकार पर इख्तलाफात रहे हैं। इस कानून की मंजूरी के बाद बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी किस तरह से वोट कास्ट कर सकेंगे, अपने वोट का हक कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर अभी तक कोई वाज़ेह लाएअमल सामने नहीं आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके मुआविन ख़ुसूसी बरार पाकिस्तानियों जुल्फी बुखारी दोनों का कहना है कि इस मकसद के लिए आई वोटिंग का तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट एक तो बहुत खुश है कि आपको वोटिंग का राइट मिला और अब हम आई वोटिंग के ज़रिए आपको भी आप शामिल होंगे पाकिस्तान में। इनेबल किस तरह करेंगे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट करने के लिए? देखें, ऑब्वियसली आई वोटिंग के ज़रिए ये अभी जब तक इलेक्शंस नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी है और हर रोज़ उसको आप टेस्ट करते हैं, हर रोज़ आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये इलेक्शंस तक चलता रहेगा। मे बी आई थिंक 6 महीने इलेक्शन से पहले या 4 महीने इलेक्शन से पहले आई थिंक उसका फाइनल लॉक इन आ जाएगा कि उसमें कोई वायरस ना आ सके, हैक ना हो सके वगैरह वगैरह, लेकिन ऑब्वियसली थ्रू आई वोटिंग। जुल्फी बुखारी के मुताबिक हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के लिए इंटरनेट वोटिंग का तरीक़ेकार ला रही है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद 1 करोड़ के लगभग वोटर्स कैसे अपना वोट कास्ट करेंगे, इसका तरीक़ेकार क्या होगा, और दुनिया के दूसरे ममालिक में ओवरसीज वोटर्स अपना वोट कैसे डालते हैं। नुमाइंदा खसूसी जियो न्यूज़ जाहिद कशमूरी की तहकीक के मुताबिक बैरून ममालिक 99 लाख से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट करने की अहलियत रखते हैं, जिनके वोट 20 अजला के इंतखाबात में अहम होंगे। तकरीबन 1 करोड़ वोटर्स की 80% तादाद 6 ममालिक में रिहाइश पजीर है, जिसकी वजह से ओवरसीज वोटिंग का तरीक़ेकार भी पेचीदा हो जाता है। दूसरी जानिब दुनिया के बाकी ममालिक जो अपने ओवरसीज शहरियों को वोट का हक देते हैं, वहाँ पोस्टल वोट, सिफारत खाने या काउंसिल खाने में जाकर वोट डालना या फिर अपने मुल्क जाकर वोट डालने जैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैरून ममालिक अहल वोटर्स पोस्ट के जरिए या ऑस्ट्रेलवी सिफारत खाने या हाई कमीशन या काउंसलेट में जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं। कनाडा के ओवरसीज वोटर्स पोस्ट के जरिए या कनाडा जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं। फ्रांस के बैरून मुमालिक रहायश पजीर वोटर्स सिफारत खाने के जरिए वोटिंग कर सकते हैं। इटली और जापान के वोटर्स भी पोस्ट या सिफारत खाने के जरिए वोट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के वोटर्स भी सिफारत खाने में जाकर जाती हैसियत में वोट कास्ट कर सकते हैं।
लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत की मिसाल अहम है, क्योंकि ओवरसीज इंडियन अपने मुल्क जाकर तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन भारतीय इलेक्शन कमीशन प्रॉक्सी वोटिंग या ई वोटिंग के जरिए इस्तेमाल करने पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान में इस हवाले से कानून साजी तो हो चुकी है, लेकिन बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी बाहर बैठ के अपना वोट कैसे कास्ट कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर अभी तक कोई बाकायदा लाएअमल नहीं बनाया गया है। इन तमाम सवालात के जवाब देंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी ने। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 रोज पहले हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ना तो सिर्फ हुकूमत ने यह साबित किया कि मेजॉरिटी उनके साथ है, बल्कि 33 बिल भी पास हुए, जिसमें इलेक्शन से मुतल्लिक 2 अहम बिल हैं जिस पर तहरीक इंसाफ एक अरसे से बात कर रही थी। एक तो ईवीएम और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना। तो पहले ईवीएम के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभाम बाकी है कि क्या जो अगले इंतखाबात हैं, चाहे वो 2022 में हो या 23 में हो, वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ ईवीएम के जरिए ही हो सकते हैं, या ये ऑप्शन अब भी मौजूद है कि ईवीएम की अगर तैयारी ना हुई हो तो फिर वो पेपर बैलेट से भी हो सकेंगे? तक मुकम्मल है, उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का कोई इशू रह नहीं गया। अब तो मेरे ख्याल में तो जो हमारा NA 133 के ऊपर इलेक्शन हो रहा है और जो बाकी आगे बाई इलेक्शन आ रहे हैं, हमें चाहिए कि उनमें EVM इस्तेमाल करें, ताकि वो लोग जिनको मालूम नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है, उनको डेमोन्स्ट्रेट हो जाए, वो उसके ऊपर देख लें, इत्मीनान करें, और ताकि अगला इलेक्शन मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो EVM के ऊपर हो सके। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना होने। कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये कबलस वक्त होगा कहना कि अगले इंतखाबात जो है वो EVM पर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा अभी भी मामला काफ़ी पेचीदा है और काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। दूर कर लेंगे, इसीलिए ये लेजिस्लेशन पास कराई है कि जो इलेक्शन कमीशन है और जो बाकी इदारे हैं मुतल्लिका, वो अपनी तैयारी मुकम्मल करें। इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली 2017 में अगर आपको कि जब एक्ट पास हुआ था इलेक्शन का, तो उसी में ही EVM का तज़किरा कर दिया गया था, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि अब तक उसकी जो जिम्मेदारियां हैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन होल्ड करने की और एक पायलट प्रोजेक्ट्स करने की, वो मुकम्मल की जाती। लेकिन अब बदकिस्मती से यहाँ पे तमाम इदारे दूसरे इदारों को ठीक करना चाहते हैं, अपने इदारे को ठीक नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से अभी भी उसमें जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है अब ये जो नई इलेक्शन कमीशन है ये इस मामले को यहाँ से आगे बढ़ाएगी। लेकिन जब कानून पास हो चुका है और आप कह रहे हैं कि बड़ा क्लियर है कि अगले इंतखाबात जो है वो पेपर बैलेट से नहीं होने हैं, EVM के जरिए होने हैं, तो फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन क्यों ये कह रहे हैं कि अभी ये कहना कबलस वक्त है कि इस पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? पहले भी ECPA जो है अपने एतराज़ात दे चुका है इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के, वो तमाम के तमाम दूर हो चुके हैं, और अगर जो अभी भी इलेक्शन कमीशन को कोई और एतराज़ात होंगे तो वो हमसे गवर्नमेंट से रजू कर सकता है और वो दूर हो जाएंगे। और कल अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये कानून जो है कोई ऐसी पाबंदी आयद नहीं करता है कि कल होने वाले तमाम इलेक्शंस जो हैं वो EVM के जरिए ही करवाए जाएं। कल मोहसिन रांझा साहब ने भी ये बात उठाई थी कि ये जो मैनुअल वोटिंग का मामला है वो प्रोविजन छोड़ी गई है कानून में। पड़ जाए और कहें कि हमने नहीं अगले करवाने, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जाहिर अगले इलेक्शन पार्लियामेंट अपना फैसला दे चुकी है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होने। सही। और मशीन कौन सी होगी और ये प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होगी? पाकिस्तान। और अभी जो है अहमद बिलाल साहब ने ये फरमाया है PTV पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुकूमत से कि हम 133 का जो इलेक्शन आने वाला है जिसका जिक्र आपने भी किया वो EVM पे करवाना चाहते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हमें मशीन्स प्रोवाइड करने में 3-4 माह लगेंगे। तो आपको उम्मीद है कि अगले ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं ये EVM पे करवाए जा सकते हैं? मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ये सारी टेक्नोलॉजी तो मैंने ही बनाई थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी का एक डेमोन्स्ट्रेशन देनी थी, वो उन्होंने दे दी है। बाकी तो दुनिया में प्राइवेट कंपनीज हैं बेशुमार जो बनाती हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सिर्फ इश्तिहार दे, बहुत सारी कंपनियां उनके पास अपनी प्रपोजल दे के आ जाएंगी। ये हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग बॉडी तो नहीं है, जाहिर है, तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। इलेक्शन कमीशन इश्तिहार दे, बहुत कंपनियां उनके पास आ जाएगी। और इलेक्शन अगर कबल वक्त भी होते हैं तो क्या आपको लगता है कि मशीन की मैक्सिमम मतलब कितना टाइम चाहिए कि पूरे मुल्क के अगर इंतखाबात करवाने हैं तो मशीन प्रिक्योर करने में ट्रेनिंग में आपका क्या अंदाजा है, कितना वक्त दरकार होगा इसमें? ये मशीन तो देखें
मोबाइल जो लोग भी फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल, ये उससे भी आसान है। सो ट्रेनिंग तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ख़ास क्या चाहिए होगी। सिर्फ़ ये है कि इसकी जो प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि आपको तकरीबन एक जो रफ़ एस्टिमेट है, आप समझें कि मुझे नहीं मालूम एग्ज़ैक्टली इस वक़्त कितने पोलिंग बूथ हैं, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पे आपको एक मशीन चाहिए। तो ज़ाहिर है कि वो चंद लाख मशीनें हैं, तो वो आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को जो भी आप अप्रूव करेंगे जो भी मॉडल, उस मॉडल के मुताबिक फिर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को आपको ऑर्डर देने होंगे। दुनिया में बहुत कंपनीज़ बनाती हैं, तो उसके मुताबिक प्रोक्योरमेंट में मेरा ख़्याल आप 6-8 महीने में आपको लगेंगे प्रोक्योरमेंट करते हुए। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोटिंग का हक दिया हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानी पहले भी वोट कर सकते थे, लेकिन पहले उनके लिए जरूरी था कि वो पाकिस्तान आए और फिर वोट कास्ट करें। अब वो बाहर बैठे अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। एग्जैक्टली मेथोडोलॉजी क्या होगी, क्या तरीकेकार क्या होगा, कैसे इनेबल करेंगे इसको? नादरा एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने अभी जो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को जो अपग्रेड कर रहे हैं, उसके बाद वो फेशियल रिकग्निशन को और बायोमेट्रिक्स को जो है वो इकट्ठा करेंगे, और फिर वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, वो अपने हल्के में जो है वो आई वोटिंग के ज़रिए वोट कास्ट कर सकते हैं। आई वोटिंग यानी कि इंटरनेट वोटिंग के जरिए। और पाकिस्तान इस हवाले से पहला मुल्क होगा जो अपने ओवरसीज सिटीजन्स को ये इख्तियार देगा, ये राइट देगा कि आप इंटरनेट के जरिए वोट कास्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी कई मिसालें निकाली हैं जहां पे ओवरसीज सिटीजन्स को इख्तियार है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट वोटिंग अभी तक किसी मुल्क ने इंट्रोड्यूस की नहीं है। फवाद साहब, तो है उसमें तो खैर तमाम वोटिंग ही इंटरनेट वोटिंग है, और इसी तरीके से जो बाकी ममालिक हैं उनमें ज़्यादातर जो ममालिक हैं अमेरिका वगैरह, वहाँ पर तो ये वोटिंग जो है ये उसके ज़रिए डाक के ज़रिए होती जी, है, पोस्टल। पोस्टल बैलेट के ज़रिए होती है। तो इसको जो है ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को यानी ओवरसीज़ को अपनी वोट देने का ये इंटरनेट वोटिंग में डेफिनेटली पाकिस्तान पहला मुल्क होगा। और ये इस सिस्टम के हवाले से जो खदशात का इजहार ऑपोजिशन भी कर रही है और दीगर लोग कर रहे हैं कि अगर इंटरनेट होगी तो उसको आप हैक भी कर सकते हैं, वायरस भी आ सकता है, तो उसकी जो सिक्योरिटी और सीक्रेसी का मामला है उसको कैसे इंश्योर करेंगे? आपके ख्याल में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? होते हैं, लेकिन देखिए ना इतनी जो जो टेक्नोलॉजीज है, अब साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज भी बहुत एडवांस चली गई हैं। सो बुनियादी फैसला आपने यही करना है कि आपने अपने शहरियों को वोट का हक देना है या नहीं देना। जब आप फैसला करते हैं कि आपने उनको वोट का हक देना है, तो फिर उसके बाद उसकी साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसकी और बड़े तरीके जो हैं वो अब दुनिया में आ गए। तो फिर क्या वजह है कि दुनिया में इतने सारे तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो नहीं इस्तेमाल कर रहे? जैसे आपने खुद कहा कि अमेरिका वगैरह भी पोस्टल बैलेट के जरिए करता है, क्या वजह है कि वो सिक्योर नहीं कर पा रहे और आई वोटिंग का रिस्क नहीं ले रहे अभी तक? के ऊपर जो उनकी जो रवायती तरीके हैं वो अमेरिका ने मिसाल के तौर के ऊपर ईवीएम तो उनके बहुत अरसे से यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर वो जाते हैं, इंटरनेट वोटिंग के ऊपर वो भी नहीं गए हैं। लेकिन एस्टोनिया जिस तरह मैंने आपको कहा वो तो 100% आई वोटिंग के ऊपर चला गया है। वो तो अपने शहरियों का वोट भी इंटरनेट के ज़रिए जो है वो लेते हैं। लेकिन ये फ्रैंकली ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इतनी जल्दी अब आगे चली गई हैं कि जस्ट मैटर ऑफ डेज़ कि ये बाकी दुनिया भी जो है वो इसको अडॉप्ट कर लेगी। सही है। तो क्या इसमें भी जो कानून है ओवरसीज वोटिंग का, उसमें भी क्या ये क्लॉज रखा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझता है कि सीक्रेसी और सिक्योरिटी मेंटेन की जा सकती है तो फिर आई वोटिंग होगी, अदरवाइज फिर वही तरीका होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान आए और वोट करें? ऊपर जो इस वक्त जो प्रोसीजर्स हैं वो मुकम्मल होंगे तो ही वोटिंग होगी ना। अगर आप ये कहें कि प्रोसीजर्स ही नहीं है तो फिर वोटिंग कैसे होगी? लेकिन प्रोसीजर्स मुकम्मल है, कोई ऐसा जिसमें असेसमेंट की असल में तो देखिए ना, जो आपने कहा जिस तरह के खदशात तो हमने ये दूर करने हैं कि वोटिंग 100% सिक्योर हो। अब वो वोटिंग 100% सिक्योर कौन इंश्योर करेगा? इलेक्शन कमीशन तो नहीं इंश्योर कर सकता। इसके लिए जाहिर है उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए जो ये वेरीफाई करेंगे कि ये 100% सही है या नहीं है। सो इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि अपना कंसल्टेंट मुकर्रर करे किसी भी टॉप ऑफ द लाइन साइबर सिक्योरिटी कंपनी को, और ईवीएम की भी साइबर सिक्योरिटी करवाए और इसकी भी साइबर सिक्योरिटी करवाए, ताकि उनको भी यकीन हो और बाकियों को भी यकीन हो कि ये एक सिक्योर डिवाइसेस हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचता है कि सिक्योर डिवाइसेस नहीं है तो फिर इस वक्त की असेसमेंट है उसमें तो 100% सिक्योर है। अब अगर किसी ने बाद में जो कंपनीज आती हैं या वो समझती हैं
कि वो सिक्योर नहीं है, फिर वो पार्लियामेंट को रेफरेंस भेज सकता है और फिर पार्लियामेंट इस पर फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, इससे बता। वेलकम बैक नाजरीन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में 1.5% का इजाफा किया है। पॉलिसी रेट अब 8.75% पर जा पहुंचा है और ये इजाफा मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। अपने स्टेटमेंट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि पिछले मॉनेटरी पॉलिसी के बाद से लेकर अब तक जो अफराते ज़र यानी कि महंगाई और बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर जो खतरात थे उनमें मजीद इजाफा हुआ है, ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि क्या वजह है 1.5% बढ़ा दिया गया है, जबकि माजी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि आइंदा आने वाले वक्त में एक साथ शरह सूद में तेज़ी से इजाफा नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत मोहम्मद सोहेल। आप दोनों का ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सोहेल साहब, पहले आप बताइएगा, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी उससे क्या ज़्यादा है ये इजाफा 1.5% का, और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो इस वक्त माशी हालात हैं क्या उनको देखते हुए आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का? आपका पहले सवाल का जवाब था कि ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन यही थी कि 1% के करीब बढ़ेगा, क्योंकि जो पिछले वीकेंड पे एक सरप्राइज मूव किया था कि रिजर्व रेशो बैंकों का बढ़ा दिया गया था। उसके बाद ये तवक्को थी कि चूंकि एक मॉनेटरी टूल इस्तेमाल हो गया है तो दूसरे को थोड़ा सा माइल्ड रखा जाएगा, मगर ये तवक्कुआत से ज़्यादा है। जो भी पोल्स सर्वेज हुए हैं पिछले दिनों उन सब का तवक्कुआत 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट थी। आपके दूसरा सवाल है कि क्या इतना एग्रेसिव स्टांस ज़रूरी था। अब देखिए ये डिफ़िकल्ट है कहना, मगर हालात तो थोड़े से बुरे हो रहे थे जिसका एक्सेप्टेंस स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी किया है कि हमें खदशा लग रहा है कि इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट तेज़ी से बिगड़ रहा है, जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि SPI जो आ रहा है वो 18% के करीब आ रहा है, और लग ये रहा है कि इस महीने का इन्फ्लेशन भी कोई 11-12% होगा CPI इन्फ्लेशन। दूसरी जानिब आज एक चौंका देने वाला नंबर भी रिलीज़ किया है स्टेट बैंक ने, शायद वो नंबर उनको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबरान को। 1.6 के करीब करंट अकाउंट डेफिसिट है, और ये कोई 2.5 साल के बाद इतना ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है। तो ये नंबर्स को देखते हुए तो बहुत एग्रेसिव नहीं लग रहा, मगर फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख में देखा गया है कि जो भी मेरिट हो, जो भी रीज़न हो, जब आप मोहताज होते हैं IMF के, तो चाहे हम इससे एग्री करेंगे ना करें उनकी बात माननी पड़ती है। तो उसमें हो सकता है कि IMF की इंस्ट्रक्शंस और प्रायर एक्शन जिसको कहते हैं वो भी एक कंडीशन शामिल हो इस एग्रेसिव स्टांस के पीछे। आरिफ साहब, आप कैसा देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को, क्योंकि पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उस पर स्टेट बैंक वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि जो माशी आशारिये हैं, जो माशी हालात हैं, उसको देखते हुए हम तेजी से नहीं बढ़ाएंगे शरह सूद, लेकिन आज मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया शरह सूद में। कैसा देखते हैं इस फैसले को आप? आई थिंक ये बिल्कुल सही है, और ये हार्श फैसला है। आई थिंक कुछ मैं समझता हूँ इसमें एलिमेंट ऑफ पैनिक भी नज़र आता है। हालांकि आप ये रीजन में देखें तो तमाम जगहों पे रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चल रहे हैं, और हम ऑलरेडी काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे थे। एवरेज कहीं इंडिया बांग्लादेश में 4% है और थाईलैंड में 2% है। हम ऑलरेडी 7.25 थे और अब 8.75 हो गया है। तो ये डिसीजन जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एंटी इन्वेस्टमेंट है। और अगर कोई इन्फ्लेशन, आई थिंक इन्फ्लेशन को तो कर्ब जो है वो आई थिंक उससे रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट अगर करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला है तो आई थिंक दूसरे टूल्स जो है वो को पहले इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ताकि ये जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की या कॉर्पोरेट एक्टिविटी जो है वो हमारे यहाँ पॉजिटिव सेंटिमेंट चल रहा था, उसको जो है वो झटका ना लगे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ, ख़ास तौर पे जैसे आपने भी अपने इब्तिदाई में बताया कि ये पास में ये कहा गया था कि ये ग्रेजुअल इंक्रीज जो है वो हमारा जो है वो पॉलिसी रहेगी, लेकिन ये मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है जिस तरह से ये बताइएगा कि जो अब हुकूमत की पिछले 1-1.5 साल से पॉलिसी है कि हमें ग्रोथ को तरजीह देनी है, इन्वेस्टमेंट मुल्क में आए, तो ये जो प्रो ग्रोथ पॉलिसी है हुकूमत की, ये किस हद तक मुतासर हो सकती है इस 1.5% इजाफे के बाद? आई थिंक इसको तो ये उसको स्लो डाउन करेगा,
और जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये अब इनकी जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादा ऐसी लगती है कि वो एग्रीकल्चर पे है, और एग्रीकल्चर के जो आई थिंक मुख्तलिफ क्रॉप्स के जो है वो एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं, तो वहाँ भी जो मुझे लग रहा था कि वो इन्फ्लेशन में आगे जाके ये उसको रिलीफ देंगी, ये अच्छी जो इनकी क्रॉप्स होंगी। तो बट उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जो है वो थोड़ा सा ब्रेक दें, और इसके बावजूद भी एक्सपेक्ट करें कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ की वजह से वो फिर अपना 5% का टारगेट जो है वो हासिल करेंगे। तो मुझे ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है उनको ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है। सही सोहेल साहब, आपको क्या लगता है कि जो 5% तकरीबन 4.9% ग्रोथ का टारगेट है हुकूमत का, वो टारगेट अचीव हो सकता है इस इजाफे के बाद? क्योंकि एक डायरेक्शन भी दे दी है कि आगे जाके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेगा। अब देखें, इसमें स्टेट बैंक का तो आज बड़ा डिफरेंट व्यू आया। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ग्रोथ अचीव हो जाएगी 5% की, बल्कि वो कह रहे हैं तो शायद ज़्यादा भी हो जाए। मैं इससे शायद ज़्यादा यकीन नहीं करता, क्योंकि वो शायद रिलाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ पे। हो सकता है कि एग्रीकल्चर में जो कॉटन बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी पिछले साल, इस दफ़ा बेहतर हो जाए और एग्रीकल्चर बेहतर हो, मगर जो इंडस्ट्री के नंबर हमें मिल रहे हैं वो काफ़ी स्लो डाउन शो कर रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का भी जो नंबर आया है 3 महीने का, वो 5% बढ़ा है, बट उसमें करेंसी भी स्टेबल थी और इंटरेस्ट रेट भी कम था। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम होगी। तो मेरे ख्याल में 5% तो मुश्किल लग रहा है। मेरा खुद का एनालिसिस है, हो सकता है 4-4.5% हो। आरिफ साहब, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि खतरात इन्फ्लेशन को लेकर 7 से 9% का कहा था, लेकिन उससे ज़्यादा होगा शायद। अब 2 से 3% जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि शायद उससे एक्सीड होगा। तो आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी है इसके बाद ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ के दावे हुकूमत कर रही थी उसको फ़ायदा पहुँचाएगी, या आपके ख्याल में जो सस्टेनेबल ग्रोथ का एक दावा था वो मुतासर होगा इस पॉलिसी से? नहीं, आई थिंक एक व्यू तो ये है गवर्नमेंट में कि अगर क्या हम ये जो जीडीपी ग्रोथ की स्पीड है वो ज़्यादा रखें या उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो आई थिंक अभी तो उनका माइंडसेट ये लग रहा है कि उसको कंट्रोल करें, और ये है कि उनकी डिपेंडेंस जो है वो ज़्यादा वो रिलाई कर रहे हैं उन एग्रीकल्चर ग्रोथ पे, और उससे वो अपना टारगेट जो है वो अचीव करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो में उसमें ब्रेक लगेगा तो डेफिनेटली फिर आपकी जॉब मार्केट जो है वो उसको अफेक्ट होगा, और वहाँ से फिर जो रेवेन्यूज आते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में ठीक है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में तो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन रेवेन्यू में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। तो इंडस्ट्री जो है वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट जो है वो करती है। फिर अगर वो बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज के जहाँ से उनको रेवेन्यू हैं उनको ब्रेक लगेगा तो फिर वो दूसरा प्रॉब्लम जो है वो भी उनको फेस करना पड़ सकता है। सोहेल साहब, ये बताइएगा कि अब हुकूमत इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में तो वाज़े लिखा हुआ है कि ग्लोबल फैक्टर भी है, डोमेस्टिक इम्पैक्ट भी है, डिमांड इशूज भी हैं, सप्लाई इशूज भी हैं, और साथ साथ जो मनी सप्लाई है उसमें भी इजाफा हुआ है। देखिए, इसकी 2 ही तरीके होते हैं, मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स। तो मॉनेटरी मेजर्स तो स्टेट बैंक ने काफ़ी लिए हैं और वो एग्रेसिवली लेता भी आ रहा है। आई थिंक फिस्कल मेजर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखने में आए हैं। लग्जरी इंपोर्ट्स पे पिछले 3 महीने से बातचीत हो रही है कि लग्जरी इंपोर्ट्स को हम कर्टेल करेंगे, कोई बहुत खातिर ख्वाह बड़ा स्टेप नहीं देखने में आया। इसी तरह जो टैक्स रिलेटेड भी IMF की डिमांड्स थी कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप अगर लग्जरी चीज़ों पर टैक्स लगा दें तो उसकी इंपोर्ट भी कम हो जाएगी और टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो वो भी अभी तक हमने नहीं देखा, ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन को या इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ और जो इक़दाम अगर हुकूमत ले सकती है तो वो फिस्कल साइड पर है, जो शायद मेरे ख्याल में अभी तक एडिक्वेटली नहीं लिए गए। सोहेल साहब, हुकूमत ये दावा करती रही है बजट के बाद से कि अब हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, तो आपको क्या लगता है जो आज फैसले किए गए हैं वो उस सस्टेनेबल ग्रोथ में मददगार साबित होंगे, या सस्टेनेबल ग्रोथ मुतासिर होगी इन फैसलों से? मेरे ख्याल में शायद जो आपने कहा कि हुकूमत का कहना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे, आई थिंक शायद उसी की अटेम्प्ट है कि स्टेट बैंक ने जो बूम एंड बर्स्ट साइकिल था पाकिस्तान में उसको ज़रा सा कूल डाउन करने के लिए एक्शंस को जल्दी ले रहा है, ताकि हम 2% और 6% की ग्रोथ ना देखें और एवरेज कोई 3.5, 4, 4.5% की देखें। तो उस तनाजुर में देखें तो मेरे ख्याल में
अगर हम 4% को सस्टेनेबल ग्रोथ मान लें तो शायद ये उसकी तरफ एक स्टेप जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेनेट में जिन लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया, जिन लोगों को पीपल्स पार्टी पूरे एतमाद से ऑपोजिशन का हिस्सा कहती रही, जिसकी वजह से ऑपोजिशन जमातों ने एक दूसरे पर एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली होने के इल्जामात लगाए, वो दिलावर खान ग्रुप यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत के बाद से अहम कानून साजी पर ऑपोजिशन के बजाय मुसलसल हुकूमत का साथ दे रहे हैं। ये दिलावर खान ग्रुप अपने वोटों और वाबस्तगी से ये साबित कर रहा है कि हुकूमत नंबर्स के एतबार से मजबूत है, जबकि ऑपोजिशन के दावे खोखले हैं। लेकिन उससे बढ़कर इन अरकान की वाबस्तगी ने यह बात भी वाजे कर दी है कि कैसे इस ग्रुप ने यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करके पीडीएम को तकसीम करने के लिए पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया, और कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरी असूलों की अलमबरदार होने का दावा करती है, उसने दिलावर खान ग्रुप की असल वाबस्तगी जानने के बावजूद इसकी हिमायत हासिल करके यूसुफ रजा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया। क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करने से पहले ये अरकान मुसलसल हुकूमत को सपोर्ट करते रहे थे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में भी इस ग्रुप ने ऑपोजिशन के बजाय हुकूमत को सपोर्ट किया था। उस वक्त नून लीग समेत दीगर ऑपोजिशन जमातें इल्जाम लगाती रही कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल करके यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब करवाया है, लेकिन पीपल्स पार्टी दावे करती रही कि ये एक आजाद ग्रुप है, इस ग्रुप का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अहम बात यह है कि दिलावर खान ग्रुप के सेनेटर्स की तादाद 6 है जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के हक में वोट दिया था, मगर उसके बाद से अब तक चाहे पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन हो या सेनेट का इजलास, ये ग्रुप मुख्तलिफ कानून साजियों में ऑपोजिशन के बजाय हुकूमत को सपोर्ट करता रहा है। और उस वक्त जब हमने अपने प्रोग्राम में रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर से इस ग्रुप की वाबस्तगी से मुतल्लिक सवालात किए थे, तो चौधरी मंजूर ने कहा था कि अगर ये ग्रुप मुस्तकबिल में ऑपोजिशन बेंचों पर ना बैठे या ऑपोजिशन को सपोर्ट ना करे तो पीपल्स पार्टी पे लगने वाले इल्जामात दुरुस्त साबित होंगे। चौधरी मंजूर साहब, ये आजाद कैसे कह सकते हैं? सबको पता है कि कितनी गहरी वाबस्तगी है इनकी बाप पार्टी से, सादिक संजरानी साहब से, और अभी जो गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ है जिसमें गिलानी साहब हारे हैं, वहां पे इन लोगों ने तो गिलानी साहब के मुखालिफ वोट दिया है ना, इन्होंने सादिक संजरानी साहब को वोट दिया है। अब अगर उनका इम्तिहान शुरू होगा जब वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठेंगे, अगर वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठेंगे तो फिर हमारी बात दुरुस्त, और अगर नहीं बैठेंगे वापस हुकूमती बेंचों पे चले गए तो फिर राणा साहब की बात दुरुस्त। ये बाप पार्टी की नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, और उन्होंने कहा कि काम ऑपोजिशन, लेकिन इनकी जरूरत नहीं थी। मगर साहब एक डेढ़ हफ्ते पहले आपको वोट दे देते ना, एक डेढ़ हफ्ते पहले आपको वोट क्यों नहीं दिया इन्होंने गिलानी साहब को? आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का संजरानी साहब को क्यों वोट दिया? अगर आप वो बैठना चाहते हैं ऑपोजिशन के बेंचों पे तो आप जबरदस्ती उनको हुकूमती बेंचों पे तो नहीं भेज सकते। ये पता चल जाएगा वो ऑपोजिशन बेंचों पे बैठते हैं कि नहीं बैठते। अगर ना बैठे तो फिर आपकी बात ठीक है, उसकी उस बात में वजन होगा, लेकिन अगर अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाते हैं तो फिर उन्होंने दुरुस्त तौर पर दिए। चौधरी मंजूर कह रहे थे कि ये ग्रुप ऑपोजिशन को सपोर्ट करेगा, मगर इस ग्रुप ने ना ही पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन को सपोर्ट किया है और ना ही आज सेनेट के इजलास में दिलावर खान ग्रुप ने ऑपोजिशन के हक में वोट दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ऑपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, मगर आज भी ऑपोजिशन को सेनेट में 35 वोट के मुकाबले में 29 वोट की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी बड़ी वजह दिलावर खान ग्रुप का ऑपोजिशन की बजाय हुकूमत को सपोर्ट करना था। आज सेनेट इजलास में दिलावर खान ग्रुप की हुकूमत को सपोर्ट देखते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने ऐवान में सेनेटर दिलावर खान को मुखातिब करते हुए यह तक कह दिया कि दिलावर खान साहब, आप तो ऑपोजिशन का हिस्सा हैं, आप तो उठकर हमारा साथ दें। मगर इसके बावजूद दिलावर खान ग्रुप के दीगर अरकान ने हुकूमत का साथ दिया और ऑपोजिशन का साथ नहीं दिया। जिस ग्रुप ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की थी, जिसके बारे में पीपल्स पार्टी कह रही थी कि यह ग्रुप ऑपोजिशन का हिस्सा है, वो ऑपोजिशन का साथ नहीं दे रहा। क्या पीपल्स पार्टी इस बात का बोझ उठाने के लिए तैयार है कि वो जानते बूझते उस ग्रुप की हिमायत हासिल कर रही थी जो हुकूमत से वाबस्ता थे, जिनकी वाबस्तगी वाज़े थी कि वो हुकूमत के साथ है? क्या पीपल्स पार्टी इस बात का एतराफ़ करेगी कि जो इल्जामात पीडीएम लगाती रही, पीडीएम की दीगर जमातें लगाती रही, वो इल्जामात भी बिल्कुल दुरुस्त है? इन मामला पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहब। शहरी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 6 सेनेटर्स ऐसे थे जिन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब की हिमायत की
और आप लोगों को पूरा एतमाद था कि ये ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ गए हैं, ऑपोजिशन का हिस्सा है, लेकिन जो पीडीएम की दूसरी जमातें थी वो आप पे इल्जाम लगाती रही कि आपने हुकूमती अरकान की सपोर्ट हासिल की है। अब शहरी रहमान साहबा, जितने भी बिल पास हुए हैं पिछले दिनों में, इवन आज भी, ये तमाम सेनेटर्स जो हैं हुकूमत की सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ऑपोजिशन का साथ नहीं दे रहे। तो क्या जो इल्जाम दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज लगा रही थी कि आपने हुकूमती अरकान को साथ मिलाकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट किया है, क्या वो दुरुस्त नहीं है? देखिए, मैं बिल्कुल आपने ये वजह कहा कि 6 वोट्स कम थे, लेकिन 6 सिर्फ उनके वोट्स नहीं कम थे, बाकी ऑपोजिशन मेंबर्स भी मौजूद नहीं थे। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा नंबर्स में मौजूद थी। मैं पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री लीडर हूँ। मेरे 3 या 4 लोग उस वक्त, एक नमाज के लिए गया था, एक बाहर अभी निकला था। बाकी इन नंबर्स, क्यों नंबर्स, पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स रोके हुए थे मैंने, और वो मौजूद थे। अब पूरे ऑपोजिशन की आप दूसरी पार्टियों की बात लगाना चाहते हैं। मैं इस फोरम पे ना अपने किसी मेंबर को ऑपोजिशन के किसी पे उंगली उठाऊंगी। ये हमारा इंटरनल डिस्कशन है। आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट ऑन द फोन, सॉरी। नहीं, लेकिन वो बात ठीक है, आप उनके ऊपर ना एतराज करें, लेकिन ये 6 सेनेटर्स जो हैं, मैं ये फैसले आपको नहीं सुनाऊंगी। नहीं, लेकिन ये 6 सेनेटर्स ऑपोजिशन के हैं या हुकूमत के साथ हैं, ये तो बता सकती है ना? नहीं, ये 6 सेनेटर से बहुत अच्छा होगा अगर आप उनसे पूछ लें। हम तो अपना रिश्ता उनसे रिव्यू जरूर करेंगे और अपने ऑपोजिशन से भी पूछेंगे कि बाकी नंबर्स कहाँ हैं, कि सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और 6 मेंबर्स पे नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सब ऑनरेबल ऑपोजिशन मेंबर्स हैं कि सबकी मजबूरी सेनेटर्स हैं, जुमे को उन्होंने नहीं बताया कि कोई बिल ऐसा है कि जो कमेटी में नहीं जाएगा। और ये बात भी कभी नहीं होती कि सप्लीमेंट्री एजेंडा नमाज से पहले लाया जाए। आई एम सॉरी। लेकिन शहरी साहबा, ये 6 सेनेटर्स जब इन्होंने हिमायत की यूसुफ रजा गिलानी साहब की, उसके बाद से मुसलसल जो भी बिल आता है ये हुकूमत के साथ जाके खड़े होते हैं, ये ऑपोजिशन के साथ नहीं होते। आप मुझसे मुस्तकिल यही सवाल करेंगे तो मैं आपको यही जवाब दूंगी। अभी 2 दिन पहले जब हुकूमत ने 33 बिल पास करवाए तो उस वक्त भी ये 6 सेनेटर्स हुकूमत के साथ जाके खड़े हुए ना, ये ऑपोजिशन के साथ तो नहीं थे। तकलीफ क्यों हो रही है भाई? क्योंकि इसी वजह से पीडीएम की जमातों में तकसीम पैदा हुई, लड़ाई हुई, उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपने हुकूमत के लोगों की हिमायत हासिल की है। नहीं, तकसीम किसी और वजह से हुई है। वो बात हमने मुस्तकिल की है मीडिया में भी। जब हमारी तकसीम हुई वो इस वजह से सिर्फ नहीं हुई, हमें कुछ और कहा गया और किया कुछ और गया। मैं इस इशू को, लेकिन 100% यही इल्जाम था बाकी पार्टियों का कि आपने बाप के सेनेटर्स लेकर आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब को बना लिया है ऑपोजिशन लीडर। इंटरेस्ट है कि वो 6 थे, बाकी ऑपोजिशन मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये कहाँ खड़े हुए हैं? ये ऑपोजिशन की तरफ है जैसा कि आपको एतमाद था, या ये हुकूमत की साइड पर है? हमारी पार्टी देखेगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन ये तो आपको आपके इल्म में है ना कि इन लोगों ने ऑपोजिशन को सपोर्ट नहीं किया उस दिन के बाद से। आप मुझसे एक सवाल बार बार पूछ रहे, द पार्टी विल रिव्यू इट्स डिसीजन, मगर वो सिर्फ 6 की बात नहीं है इसमें। लेकिन ये वो 6 मुतनाज़ा सेनेटर्स थे ना, जिन पे आजाद थे या नहीं थे, हुकूमत के थे वो इसीलिए इन पे सवाल उठ रहे हैं ना, बाकी तो क्लियर है। आप रिपीट पे रखते हैं, आप ये पूछते रहे। मैंने कह दिया आपसे कि वील रिव्यू आवर रिलेशनशिप। हम बिल्कुल पूछगछ करेंगे कि आप कर क्या रहे, मगर जाहिर है बाकी जो मिसिंग थे उनकी भी बात होगी। सही है। और ऑपोजिशन के जो इल्जामात थे अब वो दुरुस्त साबित हुए या गलत साबित हुए? सॉरी, ऑपोजिशन की दीगर पार्टीज के जो इल्जाम थे वो दुरुस्त साबित हुए या गलत साबित हुए? एक्सक्यूज मी, हम मेन ऑपोजिशन पार्टी है 21 मेंबर्स की। तो ये गलत बात है कि आप कहें कि आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना हो, मगर क्योंकि आपको अपनी रेटिंग बढ़ानी है, जो भी है, मैं इस प्रोग्राम पे नहीं नोट शहरी साहब, रेटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है असल में। मेरे प्रोग्राम पे मैं आपको बताता हूँ, मेरे और कई प्रोग्राम पे चौधरी मंजूर साहब ने नहीं करेंगे मेरे साथ। शहरी साहब, आई एम टॉकिंग, मैं बात कर जी आप मुकम्मल कर लें प्लीज। मुस्तकिल काट रहे हैं, नहीं फिर रहने दें। आप मुस्तकिल अगर काट रहे हैं तो मैं समझा आपने मुकम्मल कर लिया, आप मुकम्मल कर लें, फिर सवाल कर लूंगा मैं। नहीं, आपकी बड़ी नवाजिश कि आप मुकम्मल करने दे रहे हैं। मैं इस वक्त नहीं ये डिस्कशन करूंगी कि नून लीग और JUI और फला PDM के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया और हम इस वक्त मुत्तहिद हैं। इस वक्त मैं गैर जिम्मेदार पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उन पर उंगलियां उठाऊं। चौधरी मंजूर साहब ने मेरे प्रोग्राम पे और कई प्रोग्राम पे ये आकर कहा था कि अगर आइंदा ये मेंबरान, ये सेनेटर्स
ऑपोजिशन से हटके हुकूमत को सपोर्ट करें तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हमने गलती की और आपके तमाम जो एतराजात हैं वो दुरुस्त हैं। नहीं तो शायद वो सही कह रहे हैं, पर चौधरी मंजूर सेलेक्ट तो नहीं है। मैं इस वक्त ये नहीं कह सकती अपनी पार्टी से बगैर पूछे हुए। आई एम होल्डिंग एन ऑफिस, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन उनका बिल्कुल आके ये कहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेरी रहमान हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।